अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल जिसका टाइटल है शॉकिंग एम्बुश। एम्बुश का मतलब होता है अटैक करना, सरप्राइज अटैक करना, और शॉकिंग मीन बहुत हैरान कुन। तो यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं जाफर एक्सप्रेस की। एक ट्रेन का नाम है। आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रेन कौन थी जो कि हाईजैक की गई थी बाय टेररिस्ट। तो इसका नाम था जाफर एक्सप्रेस। तो इसको हाईजैक कर लिया गया था। तो इस वजह से राइटर ने कहा कि ये जो सरप्राइज अटैक था ये बहुत शॉकिंग था। और पूरे एडिटोरियल में राइटर ने इसी अटैक पर बात की है। और अगर हम बात करें कि इसका डाटा हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपके पास कोई टॉपिक आता है टेररिज्म से रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी, इकॉनमी के हवाले से कोई टॉपिक आता है, तो आप उसमें इस डाटे को इस्तेमाल कर सकते हो और इसका एक रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हो कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान चाहता है कि अपनी इकॉनमी को बेहतर करे। तो ये जो है ये सारी बातें हैं। अब आप ये भी लिख सकते हो कि पाकिस्तान हर बार ये वाली बात कर देता है कि अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म है। तो पाकिस्तान का अगर हम रैंक देखें टेररिस्ट इंडेक्स पर, तो वो बहुत ज़्यादा लो है। पाकिस्तान नीचे से दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टेररिज्म है, जबकि अफ़गानिस्तान तो नहीं आ रहा है पहले नंबर पर, ना दूसरे नंबर पर, ना तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टेररिज्म है। तो आप ये ऊपर से ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है जाफर एक्सप्रेस का, तो आप ये एक रेफरेंस ऐड कर सकते हो, आपका एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। लेकिन हमने इस एडिटोरियल का क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना। आपको क्रक्स बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल सके, आपको एक ओवरव्यू मिल सके कि हमने इस एडिटोरियल में पढ़ना किया है। हमने बात करनी थी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और एडवांस है पिछले 2 एडिटोरियल्स की निस्बत। तो वो थोड़े से अच्छे थे, मतलब सिंपल थे, लेकिन आज वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें बहुत सारी अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब हम एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं और इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, दी चिलिंग एम्बश। देखिए आज हम ना इस पर लास्ट लेक्चर बनाएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, और आगे हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे ग्रामर के, जिसमें हम बात किया करेंगे कि यहाँ पर दी का इस्तेमाल क्यों किया गया है, ऑफ का इस्तेमाल क्यों किया गया है, ऑन का इस्तेमाल क्यों किया गया है, बाय का इस्तेमाल क्यों किया गया है, आईएनजी क्यों लगाया गया है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है। इस तरह की हम उसमें बातें किया करेंगे ताकि हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा एडवांस हो सके। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो हम 2-3 वीडियोस और इसी पर ही बनाएंगे। तो राइटर लिखते हैं दी चिलिंग एम्बश। दी यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। हमें पता है कौन सा इंसिडेंट हुआ है, जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज गया है कि पाकिस्तान में कितना ज़्यादा टेररिज्म है, पाकिस्तान की ट्रेन्स भी सेफ नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान का ऊपर से जो रैंक आ गया उसने मज़ीद इसमें इजाफा कर दिया। तो दी चिलिंग मीन होता है हॉरिफाइंग, बहुत ज़्यादा खौफनाक। एम्बश मीन शॉकिंग अटैक ऑफ दी जाफर एक्सप्रेस ऑन ट्यूसडे बाय टेररिस्ट इज़ अ रूड वेकअप कॉल। यहाँ पर ये जो कॉमा है इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं आपके लिए, क्योंकि ये हमें बताएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। रिमाइंडिंग अस ऑफ द स्टेट्स श्रिंकिंग रिथ इन बलोचिस्तान। यहाँ पर फुल स्टॉप है, तो ये एक हमारे पास सेंटेंस आ जाता है। अब सोचने वाली ये बात है कि ये कौन सा सेंटेंस है। जब हमने पहले वाला सेंटेंस पढ़ा, इसका ये जो पहला क्लॉज है कोमा से पहले वाला, दी चिलिंग एम्बश ऑफ द जाफर एक्सप्रेस ऑन ट्यूसडे बाय टेररिस्ट, ये इतना हमारे पास नाउन फ्रेज आ जाता है। और आगे इज़ आर रूड वेकअप कॉल, ये हमारे पास वर्ब फ्रेज आ जाता है। अगर आप ये आगे वाला जो सेंटेंस है इसको अभी अब तक के लिए हम भूल जाएं कि इसको हमने पढ़ा है कि रिमाइंडिंग अस ऑफ द स्टेट्स श्रिंकिंग रिथ इन बलोचिस्तान, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये ऊपर वाला सेंटेंस अपना मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है। द चिलिंग एम्बश ऑफ द जाफर एक्सप्रेस ऑन ट्यूसडे बाय टेररिस्ट इज़ अ रूड वेकअप कॉल, तो ये हमें अपना एक मीनिंग दे रहा है। हमें पता है कि क्या हुआ है, पाकिस्तान में किस पर अटैक हुआ है, किस दिन हुआ है, नाम भी पता है, और ये इज़ अ रूड वेकअप कॉल है कि अब हमें एक एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपना मीनिंग दे रहा है, इसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो कॉमा है इसको भी एक बार हटा देते हैं और बाकी पढ़ते हैं कि रिमाइंडिंग अस ऑफ द स्टेट्स श्रिंकिंग रिथ इन बलोचिस्तान। ये वाला हम सेंटेंस पढ़ते हैं, तो क्या आपको समझ आ रही है? ऊपर वाला सेंटेंस भूल जाएं कि हमने ऊपर वाला सेंटेंस भी अभी तक पढ़ा है। तो जब इसको पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही है कि ये क्या हमें जो है वो रिमाइंड करवा रहा है कि ये जो स्टेट है इसका जो एक असर है वो खो रहा है बलोचिस्तान में, और जो बलोचिस्तान के लोग हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं हमारे सेंटर को, तो हमारी गवर्नमेंट को। तो ये डिपेंड कर रहा है पहले वाले पे, क्योंकि वहाँ पर हमें एक इंसिडेंट बताया गया है जिसमें हमें पता चला कि ये एक रूड वेकअप कॉल है जो हमें ये रिमाइंड करवाती है कि पाकिस्तान में अब एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान में ये जो हमारी गवर्नमेंट है इसका जो असर है वो ख़त्म हो रहा है।
तो ये डिपेंड कर रहा है पहले वाले क्लॉज पर। अब आप समझ रहे हो आप। अब हम कोमा पर बात करते हैं कि कोमा का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया गया है। तो यहाँ पे ये जो कोमा है ना, ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस इंसिडेंट के बारे में कि ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये हमें रिमाइंड करवा रहा है कि ये जो स्टेट है इसका असर ख़त्म हो रहा है बलूचिस्तान पे। तो ये इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी और ये डिपेंड कर रहा है पहले वाले इंडिपेंडेंट सेंटेंस पर। इसको इसकी ज़रूरत है। अब आप हमने तो पहले वाले सेंटेंसेस में ये पढ़ा था कि वहाँ पर सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन होना चाहिए और कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो दोनों का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अब हमारे पास एक और भी तो ऑप्शन था ना कि हमें ये देखना होता है कि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, जो कंपाउंड सेंटेंस होता है वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं जिनको जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन की वजह से। और अब अगर हम अपने सेंटेंस को देखें ऊपर वाले, तो क्या इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और क्या इनको कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के साथ जोड़ा गया है? तो नहीं, ना ही इसमें कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है और ना ही दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। आगे हम अपनी तीसरी टाइप देखते हैं कि तीसरी कौन सी टाइप होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो वो होती है कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और इसको जोड़ा जाता है सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन की वजह से। अब यहाँ पर हमारे पास सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन तो नहीं है, लेकिन जो इसकी दूसरी डेफिनेशन है उस पर ये पूरा उतर है कि इसमें एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमें पता चला ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब ये जो चौथी टाइप है ना इसकी, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए कंपाउंड का क्या मतलब होता है। कंपाउंड जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और कम्प्लेक्स मीन जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज हो। और इसी तरह हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है जब कंपाउंड और कम्प्लेक्स दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। अब देखिए मैंने आपको इतनी ज़्यादा तफसील में बताया कि मुझे किस तरह पता चला कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस था। तो ये जो कॉमा है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है आगे वाले सेंटेंस को डिपेंड करने के लिए ऊपर वाले सेंटेंस पर, इंडिपेंडेंट सेंटेंस पर। तो ये इस तरह हमें पता चला कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखिए ये जानना आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है। देखें, जब भी आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है ना, ऐसे में आपने कभी भी सिंपल सेंटेंस में नहीं लिखनी, कभी भी कंपाउंड सेंटेंस में नहीं लिखनी। वो हमेशा जो है ना वो होती है कम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है उसको हमने किस तरह बनाना है, किस तरह उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, किस तरह वो सही होगा और किस तरह के होते हैं। तो हमने जितने अभी तक हमने ज़्यादातर आपने नोट किया होगा कि जितने भी हम लोगों ने एडिटोरियल या ओपिनियन डिस्कस किए ना, उसमें ज़्यादातर जो राइटिंग होती है ना वो कम्प्लेक्स सेंटेंस पर होती है। जिससे हमें पता चला कि अगर हमने अपनी राइटिंग को ज़्यादा बेहतर बनाना है तो हमें कम्प्लेक्स सेंटेंस सीखना पड़ेगा। तो ये देखिए इसकी ओपनिंग लाइंस कम्प्लेक्स सेंटेंस थी। आगे वाला सेंटेंस है लेट वेडनेसडे इवनिंग, आगे कोमा। ये जो कोमा है ना, ये सेपरेट कर रहा है एडवर्ब फ्रेज को मेन क्लॉज से। आगे है दी मिलिट्री। दी हमारे पास आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल। मिलिट्री नाउन है, तो ये दोनों मिलके नाउन फ्रेज बन गए। इसको हम NP लिखेंगे। कन्फर्म्ड वर्ब है, दी आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज ओवर, ये भी आगे हमारे पास सारा वर्ब फ्रेज बन जाता है। कन्फर्म्ड से आगे ये हमारे पास सारा वर्ब फ्रेज आ गया। और अगर हम नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को आपस में कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास सेंटेंस बन जाता है। तो देखें ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस आता है क्योंकि इसको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस आ गया। तो देखिए अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसका सब्जेक्ट भी है और इसका वर्ब भी है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन तो यही होती है ना। तो इस तरह हमें पता चला कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। बट द फैक्ट दैट BLA टेररिस्ट वर एबल टू वेले का मतलब होता है अटैक करना, एंड हाईजैक दी ट्रेन कैरिंग हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एज वेल एज सिक्योरिटी मैन इन अ डेसोलेट रीजन इज़ टेरिफाइंग। अब ये हमने सेंटेंस पढ़ा, बट दी फैक्ट, और यहाँ पे डैट को हम हाईलाइट कर लेते हैं और आगे वाला सेंटेंस और इज़ टेरिफाइंग। ये जो इज़ टेरिफाइंग है ना, ये इसके साथ लिंक नहीं कर रहा। तो अगर हम इस तरह कर लें कि दी फैक्ट इज़ टेरिफाइंग, तो क्या ये एक अपना मीनिंग दे रहा है ना। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट का जो वर्ब इस्तेमाल किया गया ना वो सेंटेंस के लास्ट पर किया गया है कि दी फैक्ट इज़ टेरिफाइंग दैट BLA टेररिस्ट वर able to waylay and hijack the train carrying hundreds of passengers as well as security men in a desolate region। तो क्या कोई फ़र्क पड़ा?
कोई फ़र्क नहीं ना पड़ा। तो ये अपना मीनिंग भी दे रहा है और हमने कोई भी गड़बड़ भी नहीं की सेंटेंस में। तो यहाँ पर ये जो डैट है ना, इसका हमें पता है कि ये सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, लेकिन यहाँ पर ये काम दे रही है रिलेटिव प्रोनाउन का। और रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है जब हमने किसी सेंटेंस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन अटैच करनी हो उस सेंटेंस के साथ, मेन सेंटेंस के साथ। अब फैक्ट क्या है, ये हमें रिलेट करेगा आगे वाला सेंटेंस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी कि फैक्ट है क्या एक्चुअली में। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको आपको याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन पे बात करते हैं कि ये होते कौन कौन से हैं। तो ये जितने भी हैं ना, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए कि इनको हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पर कि ये कनेक्ट करती है अ डिपेंडेंट क्लॉज टू अ नाउन और प्रोनाउन प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट विद इन अ सेंटेंस। और ये जो है ना, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है, जैसा कि हमने सेंटेंस में पढ़ा, बट द फैक्ट इज़ टेरिफाइंग। अब क्या फैक्ट है जो इतना ज़्यादा खौफनाक है, वो हमें आगे रिलेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड, यहाँ पे लिखा है कि इज़ अ वर्ड, एक लफ्ज़ होता है बस। तो वो कनेक्ट कर रहा है आगे वाले सेंटेंस के साथ, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें कि जो फैक्ट है वो क्यों इतना ज़्यादा टेरिफाइंग है, ऐसा क्या हुआ है, क्या फैक्ट है, क्या हकीकत है। तो वो बताता है हमें कि बेला टेररिस्ट, BLA टेररिस्ट वर एबल टू वेले, कि उसने अटैक किया एंड हाईजैक दी ट्रेन, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स थे, कैरिंग हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर एज वेल एज सिक्योरिटी मैन इन अ डेसोलेट रीजन, कि वो बिल्कुल तन्हा था, आइसोलेट रीजन था, वहाँ पर आसपास कोई लोग नहीं रह रहे थे। इज़ टेरिफाइंग, तो वो ये इज़ जो था वो फैक्ट था, दिस फैक्ट इज़ टेरिफाइंग। तो इस तरह हमें पता चला कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है और वैसे ये सेंटेंस कम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन ये अपने आप में एक मीनिंग दे रहे हैं दोनों सेंटेंस। अगर हम नाउन की बात करें और वर्ब की बात करें, द फैक्ट एक नाउन फ्रेज़ है और इज़ टेरिफाइंग इसका वर्ब फ्रेज़ है, लेकिन क्या फैक्ट है ये नहीं हमें पता है। क्या इतना जो फैक्ट है वो इतना ज़्यादा खौफनाक है, वो आगे वाला सेंटेंस हमें बता रहा है। तो इसलिए हमें पता चला कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और बाकी ये जितने भी प्रोनाउन हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इनका आपको पता होना चाहिए। इनको आपने याद कर लेना है कि हु का, विच का, होम का, ये सब हमने इस्तेमाल कहाँ पर करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। आगे वाला सेंटेंस है पैसेंजर्स। पैसेंजर्स कहते हैं मुसाफिर को। हैव रिकाउंटेड डिसस्ट्रेसिंग अकाउंट्स अबाउट हाउ दे सर्वाइव्ड दी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस आ जाता है, लेकिन ये देखें अब ये कौन सा सेंटेंस है और हमें किस तरह पता चलेगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। जब हमने इसका पहला वर्ड पढ़ा पैसेंजर, तो हमें पता चल गया कि ये नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। हैव, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हैव तो हेल्पिंग वर्ब होता है। रिकाउंटेड मीन अपनी कहानी सुनाना। डिसस्ट्रेसिंग मीन परेशान होने वाली। अकाउंट्स अबाउट हाउ दे सर्वाइव्ड दी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। आगे खैर हम अलग अलग वर्ड को डिस्क्राइब नहीं करते कि ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रपोजिशन है। यहाँ पर जहाँ पर आपका हैव स्टार्ट हो गया ना, जहाँ पर आपका वर्ब स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि आगे वाला सारा सेंटेंस जो है वो वर्ब फ्रेज ही बनेगा एट द एंड। तो वो जब हम इसकी ट्री डायग्राम बनाते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि ये वर्ब फ्रेज ही बनने वाला है। तो पैसेंजर हमारे पास नाउन फ्रेज आ गया और इससे आगे वाला सेंटेंस हमारे पास जो है वो वर्ब फ्रेज आ गया। तो इससे हमें पता चला अगर नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को आपस में कनेक्ट कर दें तो सेंटेंस बनता है। और अगर हम इसकी दूसरा जो इसकी डेफिनेशन है वो देखें कि कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, तो यहाँ पे ये अपना कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। तो इस तरह हमें पता चला कि ये एक सिंपल सेंटेंस है। आगे पढ़ते हैं हम। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस पार्टिकुलर ट्रेन हैज़ बीन सिंगल्ड आउट। आगे सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। दी सुसाइड बम्बिंग लास्ट ईयर एट कोयटा रेलवे स्टेशन आल्सो टारगेटेड दी जाफर एक्सप्रेस। आगे फुल स्टॉप। तो हमें पता चला कि यहाँ पर एक हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट होता है। यहाँ पर अब हम इसको सेपरेट करके पढ़ते हैं कि ये सेंटेंस किस तरह से बन रहा है। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस पार्टिकुलर ट्रेन हैज़ बीन सिंगल्ड आउट। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लॉज आता है, तो इसको समझते हैं कि क्या ये इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है और क्या ये अपना एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो दिस हमारे पास आ जाता है दिस इंसिडेंट, ऊपर वाले इंसिडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो ट्रेन हाईजैक की गई है ना उसके बारे में। इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम,
तो दिस हमारे पास प्रोनाउन आ जाता है, जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास नाउन फ्रेज बन जाएगा, ये इसका सब्जेक्ट है। इससे आगे हमें पता चलेगा कि ये एक वर्ब फ्रेज बन जाएगा सारा आगे से। और अब हमें ये समझना है कि क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस पार्टिकुलर, तो पार्टिकुलर से पता चल गया कि सिर्फ जाफ़र एक्सप्रेस की बात की जा रही है, सारी ट्रेन्स की बात नहीं की जा रही, या इंटरनेशनल लेवल पर बात नहीं की जा रही। पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस पर बात की जा रही है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस पार्टिकुलर ट्रेन हैज़ बीन सिंगल्ड आउट। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आगे सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। दी सुसाइड बम्बिंग, दी सुसाइड ये आगे हमारे पास आ जाता है नाउन फ्रेज। बम्बिंग लास्ट ईयर, ये हमारे पास एडवर्ब आ गया। एट से हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट हो गया। आल्सो टारगेटेड, ये भी हमारे पास टारगेटेड मीन आ जाता है हमारे पास वर्ब फ्रेज। दी जाफ़र एक्सप्रेस, तो इसका तो भाई नाउन फ्रेज भी है और इसका वर्ब फ्रेज भी है। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो दी सुसाइड बम्बिंग लास्ट ईयर एट कोयटा रेलवे स्टेशन आल्सो टारगेटेड दी जाफ़र एक्सप्रेस, तो ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो हमें ये पता चला कि पिछले साल ऐसा हुआ था कि अभी तो इसको हाईजैक किया गया। पहला इंसिडेंट ये था कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, हमें पता चल गया कि पहले जो होता वो ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है पार्टिकुलरली इस ट्रेन के साथ। बाद में आके राइटर ने हमें इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि इसके साथ ना सुसाइड बम्बिंग की गई थी, जाफ़र एक्सप्रेस पर ही इसको टारगेट किया गया था। एट लोकेशन क्या थी, कोयटा रेलवे स्टेशन। तो ये भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पहले वाला भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। तो लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास कोई भी कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन ये जो सेमी कॉलन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ये दो इंडिपेंडेंट जो है वो क्लॉजेस हैं। अगर आपने ना इसी तरह आपकी पंचुएशन जो है वो सही होती है कि आपको पता चले कि ये जो पंचुएशन है इसका हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो जो सेमी कॉलन है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। एक जो है ना वो हमें ये बता रहा है कि ये पहली बार नहीं हुआ, दूसरा सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि जाफ़र एक्सप्रेस जो है इसी को ही जो है वो टारगेट बनाया गया था। तो इस तरह हमें इस सेंटेंस में पता चला कि हमने सेमी कॉलन का इस्तेमाल कहाँ पर करना है और डिपेंडेंट क्लॉज किस तरह से होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज किस तरह से होते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं और इसका सब्जेक्ट और वर्ब क्या है। तो आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब ये जो आगे वाला सेंटेंस है ना, द फैक्ट इज़ डैट इन बलोचिस्तान फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ बीन ग्रेटली कर्टल्ड, कोमा विद मिलिटेंट्स एबल टू हाईजैक ट्रेन्स एंड ब्लॉक हाईवेज। ये आपने खुद करना है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, और डैट यहाँ पर सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है या रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये आपने खुद जो है वो कमेंट में मुझे बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कुछ समझ आ रही है। और इसके अलावा ना अब आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की और कंस्ट्रक्शन की कुछ समझ आई है, क्या हमें मज़ीद इस पर वीडियोज़ बनाने की ज़रूरत है, या अब हम आगे नेक्स्ट लेवल पर जाएँ ग्रामर के। देखिए ये आपकी हेल्प करेगा पैराग्राफ राइटिंग में, आपको सेंटेंस बनाना आ जाएंगे। लेकिन जब आप सेंटेंस बना रहे होंगे ना, आपको ये भी पता चल गया कि इसमें नाउन फ्रेज होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग देता हो वो। लेकिन ये जो आप वर्ब का इस्तेमाल करोगे वो अक्सर गलतियां कर दोगे, प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए मिस्टेक करोगे, वो अब हमने करेक्ट करना है ग्रामर के नेक्स्ट लेवल पर, डॉन न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए ही। तो वो अब आपने मुझे बताना है कि हम नेक्स्ट लेवल पर जाएँ अभी, या अभी इसी पर ही 2-3 और मज़ीद वीडियोज़ बनाएँ और इन्हीं को ही डिस्क्राइब करें कि किस तरह जो सेंटेंस है वो बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अब कल मिलते हैं आपके रिस्पांस के साथ, नई वीडियो के साथ, ठीक है। जैसा आप रिस्पांस देंगे वैसी वीडियो बनाऊंगी मैं। अब यहाँ पर हम एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।